स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इस लॉ में ये कहा गया है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ऑल्दो इट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो जिसका मतलब है एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड although it can be changed from one form to another। तो हम एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं, बना नहीं सकते, हम कोई भी एनर्जी नहीं बना सकते, ना ही अगर कोई एनर्जी बनी हुई हो उसको ना हम ख़त्म कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, लेकिन एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरे में चेंज कर सकते हैं। तो हम इस चीज़ को प्रूव करेंगे। हम मैकेनिकल एनर्जी देखेंगे, किसी भी बॉडी की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है इन केस ऑफ ए फॉलिंग बॉडी। तो हम कर लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी in case of a falling body। एक बॉडी जो ऊपर से नीचे गिरती है उसके लिए हम देखेंगे कि जो मैकेनिकल एनर्जी है वो हमेशा कंजर्व रहती है। इस बात को हम प्रूव कर लेते हैं। इसमें बच्चों ऐसा होता है कि सपोज कर लीजिए कि ये है ग्राउंड का लेवल, और ग्राउंड के लेवल के ऊपर हम सपोज कर लेते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़ीरो के बराबर है। जैसा मैंने जब आपको पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताया था उस वक्त भी मैंने आपको ये बात कही थी कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी जो ग्राउंड के ऊपर होती है वो ज़ीरो के बराबर हमने सपोज किया था उस वक्त भी, तो उस वक्त मैंने आपको बताया था। तो अब मान लीजिए ये ग्राउंड का लेवल है और हमारे पास कोई हाइट है, कोई टावर है या कोई बिल्डिंग है। तो ये हमारे पास कोई टावर या बिल्डिंग है, ठीक है। हम यहाँ पर कोई टावर या कोई बिल्डिंग जो है उसको सपोज कर लेंगे। तो ये कोई टावर या बिल्डिंग है जिसकी हाइट किसके बराबर है, इट्स हाइट इज़ इक्वल टू एच के बराबर इसकी हाइट है। इसका जो सबसे ऊपर का पॉइंट है उसका नाम हम ए रख लेते हैं, बीच में कोई पॉइंट यहाँ पर कोई बी पॉइंट ले लेते हैं, और यहाँ पर बिल्कुल जब ग्राउंड से कोई बॉडी टकराने लगती है उस वक्त पॉइंट ले लेते हैं सी। सी इज़ ए पॉइंट वेरी वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि ये जो ए से लेकर बी तक डिस्टेंस है दैट इज़ इक्वल टू एक्स। ए से बी तक डिस्टेंस जो है एक्स है, तो नेचुरली फिर बी से सी तक कितना रह जाएगा, बी से सी तक रह जाएगा एच माइनस एक्स, ये डिस्टेंस रह जाएगा। तो अब सबसे पहले बेटा हम ये देखते हैं ए पॉइंट के ऊपर एनर्जी कितनी है। तो पहले हम ए के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं एट ए के ऊपर कितनी एनर्जी है। तो ए के ऊपर काइनेटिक एनर्जी देख लेते हैं और पोटेंशियल एनर्जी देख लेते हैं। ए से हमने क्या करना है कि एक बॉडी को ड्रॉप करना है, एम मास की बॉडी है, उसको अपने हाथ से सिर्फ छोड़ना है तो वो बॉडी नीचे की ओर गिरेगी। तो पहले ए पर देख लेते हैं कि एनर्जी कितनी बनती है। काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर। तो लेकिन जब बॉडी को किसी को ड्रॉप किया जाता है हाथ से, उस वक्त ड्रॉप करते ही उसकी जो वेलोसिटी होती है दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इमीडिएटली आफ्टर जो वेलोसिटी होती है तो हम कह सकते हैं बट v इज़ इक्वल टू ज़ीरो। v ज़ीरो के बराबर है। अगर v ज़ीरो के बराबर है तो हमारे पास बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो के बराबर होगी। v को ज़ीरो पुट करोगे तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो गई।
लेकिन पोटेंशियल एनर्जी अगर देखेंगे ए पॉइंट के ऊपर, तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, दैट इज़ इक्वल टू, पीछे हमने जब पोटेंशियल एनर्जी ड्राइव की थी तो ग्राउंड के हिसाब से विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी दैट इज़ इक्वल टू mgh। mgh हो गई। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द टोटल एनर्जी एट ए। टोटल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, दैट इज़ इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, एंड दैट विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी के बदले 0 और पोटेंशियल एनर्जी के बदले mgh। तो टोटल एनर्जी कितनी बन गई, mgh। ये टोटल एनर्जी बन गई। अब बॉडी जब नीचे गिरती है तो पहुंचती है बी पर, तो हम बी का देख लेते हैं कि बी पर क्या होगा। एट बी पर जब बॉडी पहुंचती है तब क्या हो जाता है कि पहले हम देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 1/2 m vb का स्क्वायर। vb का स्क्वायर मतलब वेलोसिटी एट b। जब बॉडी नीचे गिरेगी तो जब b पर पहुंचती है तब उसकी जो वेलोसिटी है उसको हम कह सकते हैं vb का स्क्वायर। तो हम vb को कैसे कैलकुलेट करें, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए के बदले लिखेंगे g, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और डिस्टेंस इसने a से b तक कितना कवर कर लिया, x। क्योंकि a पर वेलोसिटी थी 0, जब वो b पर पहुंची हमने सपोज किया कि उसकी वेलोसिटी हो जाती है vb, तो vb का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx, डिस्टेंस कवर किया x। दैट मीन्स vb का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx। हम इसको पुट कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन में, तो हमारे पास बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m। तो vb स्क्वायर के बदले क्या लिख सकते हैं, 2gx। 2 और 2 कैंसिल हो गया तो बन गया mgx बन गया, ठीक है। तो ये बन जाता है mgx। तो बी पॉइंट के ऊपर जो काइनेटिक एनर्जी बन जाती है mgx। तो अगर हम देखेंगे व्हाट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी, बी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, बी पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट विल बी इक्वल टू mg, और इसकी ग्राउंड से हाइट कितनी है बी पॉइंट की, h-x। इसकी हाइट जो है बी पॉइंट की ग्राउंड से h-x है, तो ये बन जाएगा mgh माइनस mgx। अगर हम देखें टोटल एनर्जी कितनी बन जाएगी बी पॉइंट के ऊपर, टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हमने कैलकुलेट की थी mgx और पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट की थी mgh माइनस mgx। mgx प्लस और माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू mgh। mgh के बराबर टोटल एनर्जी बन जाएगी। दिस विल बी द टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। ए पर टोटल एनर्जी कितनी थी, mgh, बी पर कितनी है, mgh। तो सिर्फ फ़र्क क्या पड़ा, ए पर सिर्फ थी पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन जब वो बी पर पहुंची तो कुछ काइनेटिक है कुछ पोटेंशियल है, लेकिन टोटल कितना है, टोटल अब भी mgh है। अब हम लास्ट में आ जाते हैं एट सी। तो सी पॉइंट पर देख लेते हैं एट सी पॉइंट के ऊपर, सी कौन सा पॉइंट है बच्चों, सी पॉइंट है जब बॉडी बिल्कुल ग्राउंड से टकराने लगी है। तो एट सी पहले देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, 1/2 m vc का स्क्वायर, वेलोसिटी एट सी का स्क्वायर। तो अब हमने क्या करना है, vc की वैल्यू निकालनी है vc स्क्वायर की। तो हम a से लेकर c तक बॉडी की मोशन को कंसिडर करें तो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a के बदले g लिखते हैं, और a से लेकर c तक बॉडी ने डिस्टेंस कितना कवर किया, h। तो इट विल बी इक्वल टू h, 2gh। तो दैट मीन्स vc का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। vc का स्क्वायर जो है 2gh के बराबर आ जाता है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि अगर हम इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दें काइनेटिक एनर्जी में, तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर बन जाएगी, 1/2 m vc स्क्वायर के बदले बनेगा 2gh। 2 और 2 कैंसिल हुआ, दैट इज़ इक्वल टू mgh। mgh के बराबर हो जाएगा। अब देखते हैं कि सी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी बन जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू mgh। h के बदले आ जाएगा ग्राउंड से कितनी हाइट है, सी पॉइंट की ग्राउंड से जो हाइट है वो 0 के बराबर है, एंड दैट इज़ इक्वल टू 0। तो अब देखते हैं टोटल एनर्जी किसके बराबर बनी सी पॉइंट पर,
तो सी पॉइंट पर दैट इज़ इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो वो किसके बराबर है? काइनेटिक एनर्जी बनी mgh और पोटेंशियल एनर्जी बनी 0, तो दैट इज़ इक्वल टू mgh। तो इसमें हमें देखने में ये मिला कि शुरू में जब बॉडी ए पर थी तो काइनेटिक एनर्जी थी 0, तो पोटेंशियल एनर्जी थी mgh, तो टोटल एनर्जी थी mgh। तो लेकिन बाद में जब हम बी पर गए तो कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी, लेकिन टोटल मिलाकर फिर से बनी mgh। तो जब हम सी पॉइंट पर गए तो काइनेटिक एनर्जी ही पूरी हो गई mgh, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, तो टोटल फिर से आया mgh। तो मतलब टोटल एनर्जी हर वक्त कांस्टेंट रहती है। सिर्फ इतना होता है कि जो पहले सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी थी वो धीरे धीरे काइनेटिक में चेंज होती जाती है। तो जब बॉडी बिल्कुल ग्राउंड से टकराने लगी थी तो सारी की सारी एनर्जी जो है वो काइनेटिक में चेंज हो जाती है। तो हमें इस क्वेश्चन में देखने में ये मिला कि पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे काइनेटिक में चेंज होती जाती है। जैसे जैसे बॉडी नीचे गिरती है तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में चेंज होती जाती है। लेकिन क्या होता है, टोटल एनर्जी किसी भी पॉइंट पर, हमने देखा ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर, हर पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी है वो वैसी की वैसी रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आती। तो एक फॉर्म से एनर्जी दूसरी फॉर्म में चेंज हो रही थी, लेकिन टोटल एनर्जी जो है वो बिल्कुल वैसे रहती है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आती है। तो इस तरह से बच्चों हमने ये देख लिया, ये था हमारे पास किसके बारे में, ये तो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके बारे में मैं एक और चीज़ बताऊंगा कि जब बॉडी ग्राउंड से टकरा जाएगी, अब ये भी देख लेते हैं कि जब बॉडी ग्राउंड से टकरा जाएगी तो अब जो बॉडी है उसकी ग्राउंड से हाइट कितनी रह गई? 0। अगर हाइट 0 रह गई तो दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम 0। तो जब वो ग्राउंड पर आ जाएगी तो रुक जाएगी, रुक जाने पर उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? 0। तो अब काइनेटिक भी 0, पोटेंशियल भी 0। अगर हम सोचेंगे कि इसकी एनर्जी कहाँ चली गई, तो इसकी एनर्जी जो होती है दैट चेंजेस इनटू द हीट एंड साउंड एनर्जी। तो जहाँ पर ये आकर टकराती है ग्राउंड के साथ, वहाँ पर हीट बनती है और इसके गिरने की आवाज़ भी हमें आती है, तो वो बन जाती है साउंड एनर्जी। तो इस तरह से कहने का मतलब एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज की जा सकती है। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं एक क्वेश्चन जिसको हम कहते हैं पावर। पावर के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि पावर क्या होता है, व्हाट इज़ पावर। पावर जो होता है दैट इज़ रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि हम कोई वर्क कितनी जल्दी जल्दी कर सकते हैं उसको कहते हैं पावर। द रेट ऑफ डूइंग वर्क, rate of doing work is called as power। उसको पावर कह दिया जाता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क को पावर कह देते हैं। तो अगर काम जल्दी जल्दी होगा तो पावर ज़्यादा होगी, अगर काम धीरे धीरे होगा तो पावर कम होगी। तो पावर इज़ इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, दैट मीन्स रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो इसका SI यूनिट क्या बन जाएगा? SI यूनिट जो है पावर का वो बन जाएगा किसके बराबर? वर्क के बदले बनेगा जूल और टाइम के बदले बन जाएगा सेकंड। तो जूल पर सेकंड बन जाता है, जिसको हम वाट भी कहते हैं, वाट। तो वाट जो है वो इसका SI यूनिट बन जाएगा। अगर 1 जूल वर्क हो 1 सेकंड में तो तब हम कहते हैं कि पावर जो है वो 1 वाट के बराबर है। तो वाट जो है ये थोड़ा सा छोटा यूनिट है, कई बार हमें थोड़ा बड़ा यूनिट यूज़ करना पड़ता है। तो इसके जो पावर के जो बड़े यूनिट्स होते हैं, बिगर यूनिट्स, तो बिगर यूनिट्स जो होते हैं पावर के वो क्या क्या होते हैं? इसके एक होता है किलोवाट। किलोवाट जो होता है वो होता है 1000 वाट के, क्योंकि किलो का मतलब ही 1000 है, 1000 वाट। यह होता है हॉर्स पावर। हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, तो अब जैसे मैंने लिखा था कि पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, तो आप ये भी कह सकते हो कि जो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाता है कि हम ये कह सकते हैं कि 1 किलोवाट आवर को कैसे एक मतलब जो मैं आपको एक बात और बताऊंगा, इसी पावर से हम एनर्जी का यूनिट भी ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि पावर है वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क किसके बराबर बन गया? दैट इज़ पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ठीक है,
तो वर्क जो होता है वो एनर्जी होता है, कि जितना वर्क कोई चीज़ कर सकती है वही एनर्जी होती है। तो वर्क इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, यानी एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो हम ये भी कह सकते हैं दैट एनर्जी इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो अब हम ऐसा करते हैं कि एनर्जी जो है, अगर हम एनर्जी का देखना चाहेंगे कि एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी विल बी इक्वल टू, अगर हम पावर यूज़ करें 1 किलोवाट यूज़ करें कितनी देर के लिए, 1 घंटे के लिए, दैट विल बी इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर जो होता है इसको हम कहते हैं 1 यूनिट, 1 कमर्शियल यूनिट। इट इज़ कॉल्ड एज 1 कमर्शियल यूनिट, या इसको ट्रेड यूनिट भी कह सकते हो, कि जिसके हिसाब से किसी एनर्जी को खरीदा या बेचा जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम एक हीटर यूज़ करेंगे जो इलेक्ट्रिक हीटर है जिसकी पावर है 1 किलोवाट, उसको 1 घंटे के लिए यूज़ करेंगे तो हमारा 1 किलोवाट आवर कंज्यूम हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं 1 कमर्शियल यूनिट हमारा कंज्यूम हो गया है। अगर हम किसी चीज़ को 100 वाट की कोई चीज़ है उसको 10 घंटे के लिए यूज़ करेंगे तो 100 इंटू 10 बन गया 1000 वाट आवर, लेकिन 1000 को कहते हैं किलो वाट आवर। तो अब भी जो हमारी एनर्जी यूज़ होगी दैट इज़ इक्वल टू 1 यूनिट, 1 कमर्शियल यूनिट या 1 ट्रेड यूनिट। तो इस तरीके से एनर्जी जो होती है उसको हम पावर की टर्म्स में डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो किलोवाट आवर में हम इसको एक्सप्लेन जो है वो कर सकते हैं। तो अगर हमने किलोवाट आवर को जूल्स में चेंज करना है तो 1 किलोवाट आवर कितने जूल्स के बराबर होता है, 1 किलोवाट आवर। ये किसके बराबर होगा, इसको हम किलो के बदले लिख लेते हैं 1000 वाट, ठीक है। और इसमें जो आर है इसके लिए हम लिख लेते हैं 60 इंटू 60, क्योंकि सेकंड बनाना है ना, तो ये वाट बन गए थे 1000 वाट और साथ में सेकंड। तो अब ये बन जाता है 36 और ज़ीरोज़ कितनी बन जाएंगी 5, 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़, ये बन जाएगा जूल, क्योंकि वाट आ गया सेकंड आ गया तो ये बन जाता है जूल्स में। तो हम कह सकते हैं कि 1 किलोवाट आवर इज़ इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, ऐसा भी कह सकते हैं। तो अगर हमें कभी ऐसा पूछा जाए कि बताओ 1 किलोवाट आवर में कितने जूल्स होते हैं, तो हम कह सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स होते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये देखा कि आज हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में देख लिया, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और साथ में हमने पावर के बारे में देख लिया। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल्स जो हैं वो कर लेंगे, इसके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और साथ में जो हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस हम कर लेंगे। आज हम यहाँ तक ही रखेंगे, बाकी नेक्स्ट टाइम कर लेंगे।